दिन भर की भागदौड़ के बीच, रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार। लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें कि ये होती हैं जरा हटके। तो इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं ये खास प्रस्तुति। देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। इंसान के बालों से खाद सुनने में कुछ अजीब लगता है। अब तक आपने सुना होगा बाल की खाल, लेकिन यहां मामला अलग है। दरअसल देवास में यह पहल शुरू की गई है, बाल से खाद। देखिए, इंसान के बालों से जैविक खाद, बाल से तैयार हो रहा एमिनो एसिड, हेयर पार्लर से इकट्ठे हो रहे बाल, पर्यावरण को बचाने की पहल। इंसान के बालों से जैविक खाद बनाने की पहल। प्लांट तैयार हो गया है और प्लांट में प्रोसेसिंग भी चालू हो गई है। इसके लिए लगभग शहर के 50 पार्लर्स को चुना गया है, जहां से बालों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है देवास में, जहां 15 किलो बाल से 20 लीटर एमिनो एसिड बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल खेती में जैविक खाद के रूप में किया जाएगा। इनोवेशन के तहत मनुष्य के बालों से अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उसका एक प्लांट लगाया है, क्योंकि देवास में कई ब्यूटी पार्लर्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, तो वहाँ से हम बाल इकट्ठा करवाकर, जो आउटसोर्स एजेंसी वो इकट्ठा करती हैं और अमीनो एसिड के प्लांट में लाकर उनसे हम अमीनो एसिड बना रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बालों से खाद कैसे बनता है। ये साफ सुथरे स्वच्छ बाल 4 किलो तोलते हैं। 4 किलो बाद जो राउंड मटेरियल है उसमें डालते हैं जी, और उसके बाद 7 लीटर पानी लेते हैं। 7 लीटर पानी और 6 लीटर एसिड, दोनों का लिक्विड बना के, तो जो लिक्विड तैयार होता है पानी और एसिड का, उसको ये जो मशीन है रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं इसे जी, इस पर उसका पीएच लिखते हैं। उसका पीएच 23 से 20 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद फिर उसको जो राउंड वाटर जार है उसमें डालते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की होती है। उसमें जो है माइक्रो सारे इनको एक उनकी निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। निश्चित मात्रा में मिलाने के बाद फिर इनका जो लिक्विड जो तैयार होता है उसका पीएच 3 जो प्लस में 3 पॉइंट में आना चाहिए। वो अगर नहीं आता तो फिर उसको इक्वल करना पड़ता है। उसके बाद फिर इसकी पैकिंग होती है। वो जिस तरह से ये जो बोतल रखी हुई है, और तो क्या काम आता है ये जो अपने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, फल वगैरह है, उसमें उसके छिटकाव के लिए। ट्रायल के तौर पर प्लांट में एमिनो एसिड बनना शुरू हो चुका है। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो यूनिट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नगर निगम के इस प्रयास से सैलून संचालक भी काफी खुश हैं। कचरा निकलता है, वेस्ट बाल, ये ले जाकर जो जैविक खाद बनाती है वो अच्छा है। इससे किसानों को फायदा मिलता है और जो कचरा है वो सही जगह यूज हो रहा है। इसलिए मैं देवास नगर निगम आयुक्त का धन्यवाद देता हूँ। आमतौर पर इंसानों के बाल नष्ट नहीं होते, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने की दिशा में ये बेहतर और सराहनीय पहल होगी। हिमांशु राठौर, न्यूज़ 18, देवास। और अब बात खंडवा की, जहां कलेक्टर की तरफ से एक अभिनव पहल की गई और इस पहल की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि सरकारी आंगनबाड़ी की हैं। जिला कलेक्टर की पहल पर खंडवा में प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर मिडिल तक के बच्चों के लिए कई सार्थक पहल की गई है। इतना ही नहीं, ये भी तय किया गया कि पुनासा और बल्डी ब्लॉक की पिछड़ी आंगनबाड़ियों में टैबलेट से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है, वहां ई लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, यानी वीडियो से पढ़ाई। प्री स्कूल एजुकेशन में हमने फोकस किया है आंगनवाड़ियों का सुदृढ़ीकरण, और सुदृढ़ीकरण में चाहे वो टेबल चेयर्स हो, चाहे टॉयज हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, तो किस आंगनवाड़ी में स्पेसिफिकली किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको सुदृढ़ किया जाएगा और जगह को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। तो पुनासा और बलड़ी के हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन,
इसके साथ ही कुपोषण का दंश झेल रहे खालवा और पंधाना ब्लॉक के लिए भी मेरी भी जिम्मेदारी नाम का अभियान शुरू किया गया। इसके तहत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो आंगनबाड़ियों और स्कूलों पर नजर रख रहे हैं। इनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी की जाती है। हम जिले के अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाते हैं वो सरप्राइज तरीके से रखने के लिए, जैसे अगर आज सुबह करना है तो कल शाम को हम जिले के ग्रुप पे सभी अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि आपको फलां गांव में फला आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण करना है। प्रारूप उनके पास हम दे देते हैं, ये प्रारूप है आपका, और शाम तक हमारे पास रिपोर्ट चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे हार्ड कॉपी में जमा हो जाती है। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा बेहतरी की गुंजाइश और चुनौतियां दोनों हैं। देखना होगा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास इन चुनौतियों से निपटने में कितना कारगर साबित होता है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। और अब आपको लिए चलते हैं सतना के कोठी कस्बे, जहां सैकड़ों साल पुराने मंदिर से जुड़ी है लोगों की आस्था और कई कहानियां भी। देखिए। कोठी राजवंश के द्वारा सालों पहले बनाए गए ये हैं 3 मंदिर, औघड़नाथ, ढोलकनाथ और मरघटनाथ। इनमें से 2 मंदिरों का तो जीर्णोद्धार किया जा चुका है, लेकिन औघड़नाथ मंदिर आज भी पुराने स्वरूप में है। इन तीनों मंदिरों के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि औघड़नाथ महंत की समाधि पर अकूत खजाना दफन है और यहाँ 900 साल पहले कोठी राजघराने के भंडार गृह में जब आग लगी थी तो काफी सामान जल गया। सोने चांदी के आभूषण पिघलकर नालियों में बह गए और कुछ खजाने को मंदिर परिसर में ही दफन किया गया। आज भी इस खजाने की खोज कुछ लोग करते हैं। लोग बताते हैं कि 10 साल पहले भी कुछ लोगों ने खजाने की तलाश की, लेकिन बाद में उनके शव मिले, क्योंकि धन की रक्षा नाग और नागिन करते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिरों में से है और बड़ी सिद्धि प्राप्ति है। यहाँ जिसने भी नुकसान करने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 लोग साथ तो लोगों की डेथ एक साथ हुई है भंडारा करके यहाँ गड़बड़ करने का जिसने भी प्रयास किया है। तो भगवती दुर्गा ने कहा कि ये मंदिर को राजा चंद्रभोज नाम के एक राजा थे जो यही उनका गढ़ी था, मतलब मरघटनाथ के नीचे दबे हुए थे बहुत सारे, आज भी मिलता है प्रमाण। बहुत सारे सामग्री निकलते हैं, ईंटें वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह। तो ये भगवान जो मरघटनाथ है 900 वर्षों, यहाँ रहस्य इच्छाधारी मणिधारी नाग है जो कभी कभी निकलते हैं और कभी कभी नृत्य करते हैं। ये सभी लोग देखे हैं, मतलब बहुत अच्छा, और कई प्रकार के कई जोड़ों का वास है नाग नागिन में। इस मंदिर को लेकर कोठी रियासत के लगभग 50 पंचायतों के आमजनों की आस्था है। वास्तु के हिसाब से ये मंदिर त्रिकोण आकार में स्थित है और लोगों का कहना है कि यहाँ आकर सुकून मिलता है। आज से 10-15 साल पहले इस मंदिर में एक भव्य भंडारा हुआ था और बताते हैं कि 5-7 लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस भंडारा को करके और इसमें खोदने का प्रयास किया था, जिनकी डेथ हो चुकी है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ तक कि एक डेट में ही गए, पता चला कि उनकी डेथ हुई, फिर वहाँ से पता चलता कि वो भी चले गए, तीसरे भी चले गए। आश्रम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ। मुझे खुद कभी अगर मानसिक रूप से ज्यादा तनाव हुआ तो मैं आता हूँ, मुझे आराम यहीं मिलता है। वैसे तो ये मंदिर जिला प्रशासन के अधीन है, मगर प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार भी। मंदिर की जमीन पर कब्जा हो चुका है और इन मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता भी बंद है। ऐसे में लोगों की मांग है कि मंदिर व्यवस्था को पटरी पर लाकर यहां से अतिक्रमण भी हटाया जाए। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। क्या माहवारी किसी समाज के लिए मुसीबत बन सकती है? क्या ये कोई अपराध है जिसके लिए महिलाओं को सजा मिलनी चाहिए? राजनांदगांव में है एक ऐसा गांव जहां माहवारी के समय महिलाओं के लिए घर में जगह नहीं होती। 21वीं सदी के लिए शर्म है ये तस्वीर। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले देश की काबिलियत मानो इस कुटिया तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हो। राजनांदगांव के सीता गांव की महिलाओं को हर महीने माहवारी के समय इस कुटिया में शरण लेनी पड़ती है। जिस समय साफ सफाई, हाइजीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त महिलाएं गांव के कोने में बनी इस गंदी कुटिया में किसी अछूत की तरह दिन बिताती हैं। कुटिया के आसपास सुअर और मवेशियों का जमावड़ा रहता है। कीचड़ गंदगी फैली रहती है, लेकिन गांव में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पुरानी परंपराओं के नाम पर
माहवारी के समय महिलाओं को इसी कुटिया में भेज देते। खाने पीने का तो घर से दे देते हैं, फिर 2-4 दिन यहाँ रहते हैं। क्या मासिक धर्म का? हाँ, मासिक धर्म का रूप से बच्ची भी रहता है, भाई भी रहता है। हाँ। अच्छा, बराबर जाती है वहाँ पे? हाँ। रहती हैं? हाँ। कितना दिन रहती हैं? 1-2 दिन। 1-2 दिन रहते हैं। इस सामाजिक कुरीति के आगे मानो शासन प्रशासन ने भी हथियार डाल रखे हों। महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने की योजना सिर्फ कागजों में चल रही है। माहवारी को लेकर समाज की सोच बदलने की कोशिशों के नाम पर मानो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सीता गांव के आसपास 1-2 गांव हैं जहां पर ये शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन संयुक्त प्रयास से सभी को समझाने की कोशिश की है, जागरूकता लाने का प्रयास भी किया है, उनको सैनिटरी पैड भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये दूर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लगातार प्रयास जारी है। महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त प्रयास था ये, और हम लोग बार बार जा भी रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनका जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें बदलाव तुरंत नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पुराने समय का एक जो ट्रेंड है वो किसी भी कारण से रहा होगा, बट आज हमें हाइजीन और स्वच्छता को देखते हुए इसे दूर करना है, और डेफिनेटली हम एक उस चीज़ को टारगेट करते हुए प्लान करेंगे। इसके पहले गांव से इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये विभाग जिम्मेदारी भूल गए। पिछले करीब 2 सालों से किसी ने इस गांव का रुख तक नहीं किया, और आज भी महिलाएं माहवारी के समय इस कुटिया में रहने को मजबूर हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और अब बात एक ऐसे कलेक्टर की जो शहर की सड़कों पर निकल पड़े जाम की समस्या दूर करने, साफ सफाई रखने और पॉलिथीन से दूर रहने का संदेश देने। गली गली कलेक्टर साहब, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, फिर दिया सबको खास संदेश। रखो साफ सफाई का ध्यान, कहो पॉलिथीन को बाय बाय। ये झालावाड़ के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग हैं, पैदल ही निकल पड़े हैं। ट्रैफिक जाम से लेकर गंदगी तक की शिकायतें मिल रही थीं, ग्राउंड रिपोर्ट लेने खुद निकल पड़े। पहले हकीकत शहर से रूबरू हुए, लोगों से बात की और फिर सबको संदेश दिया। घरों और दुकानों में साफ सफाई रखें, गलियों की साफ सफाई का ध्यान रखें, गलियों और सड़कों पर कूड़ा न फैलाएं, शहर में जहां तहां गाड़ियां पार्क न करें। नगर पालिका पाटन में चेयरमैन साहब और ईओ साहब के साथ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों से बातचीत की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पात्र जरूर रखें, जिससे आने जाने वाला व्यक्ति उसी के अंदर कचरा फेंके और गलियों में ना फेंके। उसी दौरान उनके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कुछ उपाय और कुछ सुझाव दिए गए। कलेक्टर साहब चाहते तो ये काम बिना उनकी मौजूदगी के भी हो जाता, लेकिन वो जानते थे अगर वो खुद लोगों के घरों तक ये संदेश देने जाएंगे तो बड़ा असर होगा। इसी वजह से उन्होंने नगर पालिका तिराहे से लेकर लंका गेट तक का निरीक्षण किया और रास्ते में मिलने वाले लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया। को साथ में लेके हमने आज यहाँ पे किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सब लोग एक पेज पे हों, एक विचार के साथ उसको लागू करें। उम्मीद की जाए सर बेहतरी की डेफिनेटली। अब कलेक्टर साहब खुद सड़क पर उतरे हैं तो उनकी बात का असर तो होगा ही। जरूरत है उनके संदेश को हमेशा हमेशा याद रखने की, तभी शहर में जाम की समस्याएं खत्म होंगी, साफ सफाई रहेगी और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण की रिपोर्ट।
और ब्रेक के बाद अब आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़कों को सुंदर बनाने के लिए आर्ट्स एकेडमी के छात्रों ने खास मुहिम चलाई है। क्या है वो खास मुहिम, देखिए। सड़क किनारे दीवारों को रंग रहे ये छात्र दीवारों की सफाई भी कर रहे हैं और उन्हें सुंदर बना रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हल्द्वानी महानगर को सुंदर और स्वच्छ बनाना। आनंदा एकेडमी के इन छात्रों ने गो ग्रीन गो क्लीन के तहत अपनी इस खास मुहिम की शुरुआत शहर के इस इलाके से की, जहां की सड़कें और दीवारें सबसे गंदी थी। हम लोगों ने ये एरिया जो जहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, इस गंदगी वाले एरिया को पहले साफ किया। साफ करने के साथ में लोग उसको फिर अपनी आदत के हिसाब से फिर गंदा कर देते थे। फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पे कुछ गमले बनाए, यहीं पे पड़े हुए पत्थरों को लेके गमले बनाने के बाद कुछ हमने बेंचेस लगाए। अपने प्रयास करने के साथ में बेंचेस लगाने के बाद ये दीवार जो है, अब हम लोग दीवार वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं। लोगों को क्लीन इंडिया मुहिम के प्रति जागरूक करने के लिए अकेडमी ने गंदगी को साफ करने के साथ साथ दीवारों की भी सफाई की और पेंटिंग से खूबसूरत शक्ल देने के लिए स्कूलों को भी अपने साथ जोड़ा। छात्रों ने भी कई थीमों वाली इस शानदार सोच को तस्वीरों में उकेरने के लिए पूरा साथ दिया। सब लोगों ने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स पे टॉपिक्स पे बनाए हैं। ऐसे ही मैंने भी बनाई थी, मैंने चिपको आंदोलन पे बनाई है। हाँ, बहुत सारी थीम्स चुनी है हमने। गो ग्रीन हो गया, रिस्पेक्ट फीमेल हो गया और बेटी बचाओ और सेव अर्थ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहा है। कोई अगर बाहर से भी यहाँ पे आएगा तो जब वो ये सब देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हमारी जो हल्द्वानी है वो डेवलप हो रही है। और तो अब के माध्यम से आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लग रही हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने घर को भी और घर को ही नहीं बल्कि शहर को साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करिए। पर्यावरण बचाओ, सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत सहित कई अलग अलग थीम पर बनाई गई इन तस्वीरों ने इस सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए हर तस्वीर में संदेश भी दे दिया और सफाई के साथ साथ शहर की सुंदरता को भी चार चांद लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेजने की सोच रहे हैं तो आप इस खबर की अनदेखी नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थानों की मारामारी। छात्रों पर पड़ रही भारी। दुविधा में छात्र, अधर में भविष्य। शिक्षा नगरी की साख से खिलवाड़। बच्चे लोग तो अपना फ्यूचर लेके यहाँ पे आए थे, फ्यूचर प्लानिंग से कि सब टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तो फिर टीचर लोग तो अपना मतलब प्लानिंग के कारण दूसरा न्यू कोचिंग खोले तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है। कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा छात्रों पर भारी पड़ रही है। संस्थानों से फैकल्टी तोड़ना न सिर्फ छात्र बल्कि उनके अभिभावकों को भी परेशान कर रहा है। मतलब उनसे बॉन्ड बन चुका होता है बच्चों लोग का, फिर एक छोड़ चले जाएं, फिर दूसरे टीचर आएंगे, फिर उनको समझने में टाइम लगेगा क्या चल रहा था, क्या चलेगा। बच्चे तो अंदर से वाकई बहुत एक हफ्ता से डिस्टर्ब है। बच्चे कहते हैं कि अब हमारे बारे में मतलब क्या करें, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। रेजोनेंस से एक ही दिन में 55 फैकल्टी ने जॉब छोड़कर एक नया संस्थान रिलायबल खड़ा कर दिया है, जिससे कोचिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। वैसे संस्थान का दावा है कि इससे छात्रों की पढ़ाई लिखाई पर कोई असर नहीं पड़ा। कोटा कोचिंग में ये जो एक बल्क में कुछ लोगों को एक संस्थान से उठा के दूसरा संस्थान ले जाता है, ये कायदे से तो कोई अच्छी बात नहीं है, इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। वैसे फैकल्टी तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पैकेज की लड़ाई में फैकल्टी मेंबर्स हर साल बड़े कोचिंग संस्थान छोड़कर अपना संस्थान खोल रहे हैं, जिसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। इस घातक प्रतिस्पर्धा से शिक्षा नगरी की साख प्रभावित हो रही है, जिसका असर कोटा की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। कोटा का जो पूरा कोचिंग क्षेत्र जो काम होता है उससे बड़ा विश्वास कम हो जाता है, और विश्वास कम होने का नतीजा जो है वो ये होगा कि आने वाले समय में
कोटा की इकोनॉमी पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सत्र पूरा होने के बाद फैकल्टी मूव कर सकती है, लेकिन बीच सत्र में फैकल्टी छोड़ना छात्रों की परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में शिक्षकों से सामान्य नैतिकता की उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ कमाई का जरिया भर नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही।